Hello students, welcome to the lecture series on basic electrical engineering course code PEE101। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली फेज़र डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए फेज़र डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। फेज़र डायग्राम ट्रांसफार्मर। तो फेज़र डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको बनाएंगे बेसिकली दो केसेस हम पढ़ेंगे। यानी हम फेज़र डायग्राम बनाएंगे नो लोड कंडीशन पे, यानी जब हम ट्रांसफार्मर में कोई भी लोड नहीं लगाते हैं, और लोड कंडीशन पे। और नो लोड पे भी हम दो ट्रांसफार्मर्स का बनाएंगे, पहले आइडियल ट्रांसफार्मर का, उसके बाद बनाएंगे हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। ठीक, लोड कंडीशन में भी आइडियल ट्रांसफार्मर का और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में नो लोड की कंडीशन में फेज़र डायग्राम क्या बनता है। ठीक है, फेज़र डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि फेज़र डायग्राम बेसिकली कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। जो भी ट्रांसफार्मर में वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रही हैं प्राइमरी साइड में, सेकेंडरी साइड में, और जो भी करंट्स फ्लो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ दोज वोल्टेजेस। यानी प्राइमरी साइड में हम सप्लाई दे रहे हैं तो प्राइमरी करंट फ्लो कर रहा है, फिर एक फ्लक्स क्रिएट हो रही है, वो सेकेंडरी साइड में जा रही है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और उस सप्लाई के इंड्यूस होने की वजह से सेकेंडरी साइड में जैसे भी हम लोड कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करता है। तो हमें यही देखना है कि ये करंट्स और वोल्टेजेस हम फेज़र डायग्राम में कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आइडियल ट्रांसफार्मर बनाते हैं एक। देखिए ये आपके पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर, मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंपल है। हेड से स्टेप डाउन है। अब यहाँ पे लेट अस सपोज मैं V1 वोल्टेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, I1 करंट बहेगी। अभी मैंने ट्रांसफार्मर में लोड नहीं लगाया हुआ है, सो I2 करंट विल बी इक्वल टू 0। कोई लोड नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। यहाँ पर बैक ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, E1, और लेट्स से यहाँ पे बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा E2। ठीक, अब हम देखते हैं। देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब मैं ट्रांसफार्मर में को एनर्जाइज करता हूँ तो एक म्यूचुअल फ्लक्स बनती है, और ये फ्लक्स जो है वो फ्लक्स होती है जो दोनों वाइंडिंग के साथ लिंकअप करती है। तो लेट अस सपोज मैंने कहा ये फ्लक्स मेरी φm है। ठीक, क्लियर हो गया, ये फ्लक्स मेरी क्या है, φm। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे नंबर ऑफ़ टर्न्स यहाँ पे n1 है और यहाँ पे n2 है, ठीक है, तो E1 जो मेरी फ्लक्स है, बेसिकली जो E1 है उसकी इक्वेशन मैंने बता दी थी, E1 इज इक्वल टू माइनस n1 dφm/dt है। ठीक, अब देखिए क्योंकि ये ट्रांसफार्मर आइडियल है तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में जब φm की जगह हमने क्या रख दिया था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है नी। सो हमने क्या कहा था कि φm जो है किसके बराबर है,
फाई एम इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी, ये तो हमने कहा था। ठीक, तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट किए कर रहे थे तो हमें क्या मिला था, ई वन इज इक्वल टू माइनस एन वन फाई मैक्स डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था माइनस एन वन फाई मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये ईएमएफ इक्वेशन थी। अब इस ईएमएफ इक्वेशन को अगर हम साइन में कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमारी प्राइमरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, तो वो आएगी ई वन इज इक्वल टू माइनस एन वन फाई मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो मैं अब इसको, ये साइन हमारा हट जाएगा यहाँ से, यानी हमें कह सकते हैं कि ये जो साइन है, माइनस का साइन अब इसमें नहीं रहेगा इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आप देखें, अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हमने कंपेयर किया किसके साथ, यानी ये इक्वेशन अगर मैं देखूं तो ये ईएमएफ जो प्राइमरी साइड में इंड्यूस हो रहा है, ये बेसिकली अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस फ्लक्स की इक्वेशन के साथ, तो मैं पा रहा हूँ कि मेरा जो ईएमएफ ई1 है वो इस फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे है। ठीक, तो लेट अस सपोज, अच्छा इसको हम एक काम और कर सकते हैं, इसको हम जो रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं इसको हम फाई एम ले लेते हैं, इसको हम फाई ले लेते हैं। ठीक, फाई, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी फाई इज इक्वल टू फाई एम फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ पर जो है सिंपल हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये भी आपकी फाई हो जाएगी। ठीक है, फाई मैक्स के जगह हम फाई का रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर ले रहे हैं, तो दिस विल बी फाई। क्लियर। अब हम देखें तो देखिए, पूरे इस इलेक्ट्रिक सर्किट में और इस मैग्नेटिक सर्किट में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, वो है फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि करंट जो है चेंज होगा, घटेगा बढ़ेगा विथ करस्पॉन्डिंग चेंज इन वोल्टेज, और वोल्टेज भी, हमारी सप्लाई वोल्टेज भी चेंज होती है। हमें पता है कि सप्लाई वोल्टेज फिक्स नहीं रहती है, इसमें भी प्लस माइनस 6% का टॉलरेंस होता है। ठीक, बाकी जो आपकी यहाँ पे वोल्टेज है वो भी चेंज होगी, वो किससे चेंज होगी, E2 से, यानी अगर ये सप्लाई वोल्टेज घटेगी बढ़ेगी तो E1 घटेगा बढ़ेगा, जिसकी वजह से E2 घटेगी बढ़ेगी। तो एक ही क्वांटिटी इसमें कांस्टेंट है, यानी इस इलेक्ट्रिक सर्किट में भी नहीं है, इन दोनों इलेक्ट्रिक सर्किटों में वोल्टेज और करंट चेंज हो रहे हैं, बट फ्लक्स कांस्टेंट है। तो फ्लक्स कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि हम रेफरेंस फेज़र को हमेशा, जो भी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी उसको हम रेफरेंस फेज़र ले लेंगे। ठीक है, तो हमने फाई को रेफरेंस फेज़र ले लिया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो करंट है आई, जो हमारी बेसिकली क्या है, वोल्टेज इंड्यूस हो रही है E1, वो इस फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रही है, तो हमारा वोल्टेज का फेज़र कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब हम देखिए 90 डिग्री लैग कर रही है, अब करंट का फेज़र कहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, आइडियल ट्रांसफार्मर में म्यू आर की वैल्यू इन्फिनिटी है, यानी रिलक्टेंस जो है S0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लॉसेस भी नहीं है, मैंने आपको बताया था, यानी जितना भी करंट हम प्राइमरी वाइंडिंग को दे रहे हैं सारे का सारा यूज़ हो रहा है म्यूचुअल फ्लक्स बनाने में। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग में, लेट अस सपोज मैं प्राइमरी वाइंडिंग में I1 करंट दे रहा हूँ, तो जितना भी MMF बन रहा है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कितना बन रहा है, I1 इंटू N1। ठीक, लेट्स से इसकी वैल्यू मैं कहता हूँ कि 2 टेस्ला है या 2 एम्पियर टर्न है लेट्स से। ठीक है, तो ये 2 एम्पियर टर्न जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, लेट अस सपोज ये मेरे को फ्लक्स बना के दे रहा है, जो 5 फ्लक्स दे रहा है, म्यूचुअल फ्लक्स कितनी दे रहा है, लेट्स से
ये मेरे को दे दे रहा है फ्लक्स, कुछ एक्स अमाउंट फ्लक्स दे दे रहा है, मैं मानता हूँ, ठीक है, एक्स अमाउंट की फ्लक्स दे दे रहा है बना के मुझे। तो ये क्योंकि इस आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लीकेज फ्लक्स तो है नहीं, तो इस फ्लक्स एक्स को कुछ भी कैंसिल नहीं करेगी, यानी सारे का सारा करंट सारी की सारी फ्लक्स बना रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो करंट का फेज़र है वो बिल्कुल फ्लक्स के फेज़र के साथ फेज़ में है, ठीक है। क्यों है फेज़ में? क्योंकि MMF इज़ प्रोपोर्शनल टू I1, इज़न्ट इट? MMF इज़ प्रोपोर्शनल टू I1, और जितना I1 होगा उतना ही फ्लक्स भी बनेगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये आइडियल ट्रांसफार्मर है और इसमें सारे का सारा करंट जो है यूज़ हो रहा है सिर्फ फ्लक्स बनाने में, यानी सारे का सारा करंट जो है वो फ्लक्स बनाने में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे I1 करंट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? IM के बराबर, इक्वल टू मैं कह सकता हूँ IM होगी। कितना हो जाएगी? इक्वल टू IM, यानी सारे का सारा करंट जो है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट में कन्वर्ट होगा। मैग्नेटाइजिंग का मतलब क्या हुआ? ऑल ऑफ प्राइमरी करंट जो है, ऑल ऑफ प्राइमरी करंट will be used to make flux। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? तो ये हमारा फेजर डायग्राम है E1 का। अब हमें पता है E2 कहाँ पे होगा। E2 जो है इस E1 के एंटी फेज में होगा, यानी यहाँ हो जाएगा E2। तो हाँ, पहले हम V1 को प्लॉट कर लेंगे। देखिए V1 कहाँ पे होगा? V1 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ E1 होगा, यानी V1 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा E1 के एंटी फेज, यानी V1 और E1 के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा? 180 डिग्री का। क्योंकि हमें पता है कि V1 इज़ इक्वल टू माइनस E1 क्यों है? बिकॉज एज पर लेंज लॉ, हमने ये बोला था कि लेंज लॉ कहता है कि जो भी EMF इंड्यूस होगा वो उस कॉज को प्रोड्यूस करेगा, उस कॉज को अपोज करेगा जो कि उसे प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आया? तो सप्लाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है E1 को, इसका मतलब है E1 की पोलैरिटी क्या होगी? माइनस ऑफ V1। तो ये फेज़र हमारा इधर आ जाएगा V1 का, ठीक हो गया। और E2 कहाँ पे आ जाएगा? E1 E2। अब ये स्टेप डाउन है तो स्टेप डाउन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो E2 का फेज़र हमारा फेज़ पे रहेगा E1 के साथ, बट मैग्नीट्यूड में कम होगा। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास बेसिकली फेज़र डायग्राम हो गया आइडियल ट्रांसफार्मर का अंडर नो लोड, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस आइडियल ट्रांसफार्मर के फेज़र डायग्राम को प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के फेज़र डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे अंडर नो लोड, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँगा तो सिंपल हो जाएगा। देखिए ये प्रैक्टिकल का मतलब है वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी दिखाऊंगा, रिएक्टेंस भी दिखाऊंगा, ठीक है। इधर भी रेजिस्टेंस भी दिखाऊंगा, रिएक्टेंस भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने लोड नहीं लगाया हुआ है तो इसको मैं R2 और X2 कर दे रहा हूँ, इसको R1 और X1 कर दे रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने वोल्टेज लगाया V1, ये I1 करंट बह रही है यहाँ से, इधर I2 इज़ इक्वल टू 0 है क्योंकि लोड नहीं लगाया, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ से जो फ्लक्स बह रही है लेट्स से फाई है, तो मैं जब इसको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करूँगा, देखिए मुझे कुछ नहीं करना है। ये फेज़र डायग्राम को अब मैं प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, सिर्फ हल्का सा चेंज आएगा। देखिए प्रैक्टिकल में ये होगा, जो प्राइमरी करंट है हमारी I1, यानी जो भी हमारी प्राइमरी करंट है वो बेसिकली पूरी की पूरी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर अब जो है लॉसेस आ गए हैं। कौन कौन से लॉसेस आ गए हैं? एक तो हमारे पास कोर लॉसेस आ गए, ठीक, कोर लॉसेस आ गए यानी एडी करंट और
हिस्टेरेसिस लॉस। ये क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपने याद रखना है कि लोड कंडीशन में ये एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस आएंगे, ठीक। और कौन से लॉस हो जाएंगे हमारे पास? कॉपर लॉसेस, यानी आई स्क्वायर I1 स्क्वायर इंटू R1। तो इन लॉसेस की वजह से क्या होगा, देखिए अब फेजर डायग्राम में क्या चेंज आएगा। अब चेंज ये आएगा कि जितना हमने आइडियल के लिए बनाया है उतना तो रहना ही है, बट करंट में चेंज आएगा। देखिए ये हमारे पास E1 हो जाएगी, वो तो सप्लाई वोल्ट फ्लक्स से 90 डिग्री लैगिंग रहेगी। V1 जो है वो माइनस ऑफ E1 रहेगी। E2 ऐसे रहेगी। अब यहाँ पे सारे का सारा करंट जो है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट में चेंज नहीं होगा, यानी जो करंट फ्लो करेगा नो लोड कंडीशन में, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा ये I1 की वैल्यू I0 के बराबर होगी। अब यानी जो हमारा I1 करंट है वो फ्लक्स के फेज पे नहीं रहेगा, सारे का सारा करंट फ्लक्स नहीं बनाएगा, कुछ पोर्शन करंट का जो है लॉसेस को भी मीट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बेसिकली करंट होगा वो I0 कहलाएगा। समझ में आ गया? दिस I0 इज़ नोन एज द नो लोड करंट। इसको क्या कहते हैं? नो लोड करंट। और इस करंट की वैल्यू जो है वो 3 से लेके 5% तक होती है ऑफ फुल लोड करंट। समझ में आ गया? फुल लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर। अब क्या होगा, इस नो लोड करंट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा कोर कंपोनेंट, लेट्स से एक हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग। तो ये हमने कहा ये कोर कंपोनेंट है IC, और ये लेट्स से डेल नॉट है, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ये डेल नॉट है। तो अब आप देखिए जो करंट है I0 वो सप्लाई वोल्टेज से डेल नॉट एंगल लैग कर रहा है, और इस डेल नॉट की वैल्यू होती है इक्वल टू लगभग 75 डिग्री के आसपास। तो पिछले वाले केस में जो करंट था मैग्नेटाइजिंग करंट वो सप्लाई वोल्टेज से पूरा 90 डिग्री लैग कर रहा था, ठीक, पूरा 90 डिग्री लैग कर रहा था। तो लैग क्यों कर रहा था 90 डिग्री? क्योंकि आपके पास वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी नहीं था, ना ही रिएक्टेंस था, आइडियल ट्रांसफार्मर था, तो सारे का सारा करंट फ्लक्स बनाने में यूज़ हो जा रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉसेस आ गए पिक्चर में, इसलिए इस करंट के दो कंपोनेंट हो गए, कोर कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग। अब ये कोर कंपोनेंट जो है ये क्या करेगा, ये लॉसेस को मीट करेगा, ये लॉसेस को मीट करेगा। समझ में आ गया? और ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है ये वाला, ये किसको हेल्प करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स। तो आप खुद देखिए, अब आपके पास अगर आप देखें एनालिसिस करके तो IC जो है आपके पास आया, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते तो IC की वैल्यू आ जाएगी I0 cos डेल्टा नॉट, I0 cos डेल्टा नॉट, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos डेल्टा नॉट इज़ इक्वल टू IC अपॉन I0 है, नहीं है? तो हमारे पास cos डेल्टा नॉट कितना हो जाएगा, IC अपॉन I0। तो यहाँ से IC कितना हो जाएगा, I0 cos डेल्टा नॉट, और इसी प्रकार से IM कितना हो जाएगा, I0 साइन डेल्टा नॉट। अब आप खुद देखिए, अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा I स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर इज़ इक्वल टू I0 स्क्वायर, यानी I0 कितना हो जाएगा, अंडर रूट I स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर। तो पहले देखिए मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो है पूरे का पूरा जो करंट था वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बना रहा था आइडियल में, पूरे का पूरा फ्लक्स बना रहा था। बट प्रैक्टिकल में क्या हुआ, जो फ्लक्स बनाने वाला कंपोनेंट है IM वो कम हो गया है। समझ आ गया? क्लियर है? बिकॉज लॉसेस पिक्चर में आ गए। तो अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब फेजर डायग्राम इस तरीके का हमको दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो ये आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एंड आइडियल ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन, ठीक। और दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस सिर्फ करंट में है। यानी पहले वाले फेजर डायग्राम में अगर आप देखें
पूरे का पूरा जो करंट है वो फ्लक्स बनाने में यूज़ हो रहा है, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, नो लोड करंट जो है आपका ट्रांसफार्मर में बह रहा है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम फॉर लोडेड कंडीशन, जब हम ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में लोड लगाएंगे। अच्छा, इसमें अगर आपके पास, मैं आपको बता दूं, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, लेट अस सपोज आपके पास 100 VA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और उसकी रेटिंग है लेट्स से 230 वोल्ट्स / 24 वोल्ट्स। ठीक, तो ये इस टाइप का ट्रांसफार्मर हुआ स्टेप डाउन, स्टेप का हुआ स्टेप डाउन। अगर मैं आपसे कहूँ इस ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट कितना होगा, तो नो लोड करंट का मैंने आपको क्या दिया फॉर्मूला, 3 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। तो सबसे पहले आप फुल लोड करंट निकालेंगे, तो देखिए 100 VA यानी 100 = 230 × I। ठीक है ना, नो लोड करंट वही करंट है जो कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में बह रहा है, जब हमने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में कोई लोड नहीं लगाया। तो हमने 100 को 230 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमें क्या मिल गया, प्राइमरी करंट मिल गया ट्रांसफार्मर का। ठीक, अब हमको क्या दिया है फॉर्मूले में कि 3 to 5% फुल लोड करंट क्या होता है, तो हम मान लेते हैं 3%। तो हमने क्या किया, 0.03 × 100/230 एम्पियर, ये हमारा नो लोड करंट हो गया। यानी इस ट्रांसफार्मर में 100 VA में जो नो लोड करंट होगा कितना होगा, इतना होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो लगभग कितना हो जाएगा ये, 3/230 एम्पियर। क्लियर है। तो नो लोड करंट की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये होती है कि जब भी हम किसी ट्रांसफार्मर को किसी साइट पे इंस्टॉल करते हैं, तो हम चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है एनर्जाइज करने से पहले, मतलब लोड कनेक्ट करने से पहले हम ये चेक करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसफार्मर है, स्पेशली 3 फेज़ है, कि ट्रांसफार्मर बिना लोड अप्लाई भी जो है बैलेंस करंट ले रहा है या नहीं ले रहा है। और अगर हमें दिखता है कि कोई एबनॉर्मलिटी है, नो लोड करंट में अनबैलेंसिंग आ रही है, कि मतलब एक फेज़ में ज़्यादा करंट जा रहा है, एक में कम जा रहा है, तो इसका मतलब है ट्रांसफार्मर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है इंटरनल। ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है कि बेसिकली आपके ट्रांसफार्मर की हेल्थ जो है उसकी एक तरीके से आपकी मॉनिटरिंग कर रहा है कि ट्रांसफार्मर ठीक है, चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर फेज़र डायग्राम के साथ फॉर बोथ द ट्रांसफार्मर्स, यानी आइडियल ट्रांसफार्मर का फेज़र डायग्राम फॉर लोडेड कंडीशन एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय द चैनल। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।